शुरू अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नसीब टीवी के देखने वालों खुशामदीद। अगर आपने नसीब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में चंद मुफीद टिप्स यानी कि टोटके हैं जिनको पढ़कर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो हर रोज़ अपने घर पर एक नई लड़की मंगवाता था। मतलब कि उसके दोस्त भी अय्याश थे और वो खुद भी अय्याश लड़का था। उसकी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती थी। मगर एक रात एक ऐसी लड़की उसके पास उसके दोस्त लेकर आए जिसे देखकर उसकी रूह लरज़ गई और वो उस लड़की के पांव पकड़कर बैठ गया, रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। तो दोस्तों, वो लड़की कौन थी, ऐसा उसने क्या किया था, ये आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। रात को माथे पर तेल लगाकर सोने से इंसान की अकल बढ़ती है। कभी भी टांग पर टांग रखकर ना सोया करो, इससे नजर कमजोर हो जाती है। बरबरी बादाम के खुश्क पत्ते पीसकर पीने से इस हाल बंद हो जाते हैं। बरबरी बादाम के मगज का शीरा सोजिश, बंदिश, पेशाब और सुजाक में भी मुफीद है। जब कभी भी गैस आए तो उसे फौरन छोड़ दो, क्योंकि गैस को ज्यादा देर बंद करने से दिमाग की रगें फट सकती है। निहार में आंखों में सुरमा डालने से इंसान 100 साल तक बूढ़ा नहीं होता। बरबरी बादाम खुश्क खांसी को फायदा देता है, पुरानी खांसी में मुफीद है। बादाम के ऊपर वाले सख्त छिलके जलाकर मिंजन बनाकर मलने से मसूड़े और दांत मजबूत हो जाते हैं। खुश्क पिसा हुआ अनोला गाय के दूध के साथ पीने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। लीमू को चूसने से दिल की कमजोरी दूर हो जाती है। सेब का मुरब्बा 15 से 20 यौम इस्तेमाल करने से दिल बैठने की शिकायत खत्म हो जाती है। बंगाली बादाम को पीसकर फोड़े पर लगाने से उसका दर्द दूर हो जाएगा। बंगाली बादाम को पीसकर जिल्द पर लगाने से जिल्द नरम हो जाती है। जिगर के अमराज में मुब्तला मरीजों को बार बार गाजर खानी चाहिए। जिगर की बीमारी में गाजर दवा का काम करती है। बादाम, ताज़ा नारियल की गिरी, मक्खन और शहद खाने से दिमाग और पुट्ठे हड्डियां मजबूत होती हैं। सहराई बादाम के फलों को पीसकर लेप करने से आंख और बदन की खाल के इमराज रफा हो जाते हैं। सूरज तलू होने से पहले मुंह धोकर एक चुटकी कच्चे चावल फांक ले, जिगर की बीमारी दूर हो जाएगी। अखरोट और लहसुन हम वजन पीसकर गाय के घी में भूनकर खाने से टीबी के मर्ज में कमी वाक़ई हो जाती है। सहराई बादाम को पीसकर सिरके में मिक्स करके माथे पर लगाने से सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सहराई बादाम को पीसकर आंखों में बतौर सुरमा लगाने से बसारत तेज हो जाती है। सहराई बादाम को पानी में पीसकर शीर गरम कान में डालने से कान के दर्द को आराम मिलेगा। निहार मुंह अदरक का छोटा सा टुकड़ा खाने से कभी भी आपका पेट बाहर ना निकलेगा। कच्चा लहसुन शाम के वक्त खाने से दिमाग तेज काम करता है। सहराई बादाम को पानी में पीसकर कान में लगाने से कान की मैल खत्म हो जाती है और बहरापन दूर होता है। सर्द मौसम में गुड़ और स्याह तिल के लड्डू खाने से खांसी और दमे की बीमारियों में फायदा होता है। सहराई बादाम को पीसकर तेल के हमरा बालों पर लगाएं तो जुएं दूर हो जाती हैं। रात को सोते वक्त गर्म पानी पीने से रात भर खांसी नहीं होती। खांसी अगर बलगमी हो तो अमरूद को आग पर भूनकर खाने से बहुत फायदा होता है। एक गिलास दूध में 5 पीपल डालकर चीनी के साथ रोजाना कुछ महीने इस्तेमाल करें। ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। अगर किसी शख्स के कानों पर बाल आना शुरू हो जाएं, तो समझ जाएं कि उसकी जिंदगी नीचे की तरफ जा रही है। पकौड़ा की बदहजमी अर्क अजवाइन से दूर हो जाती है। जिस इंसान के जिस्म के 2 अज़ा सुन होने लग जाएं, तो समझ जाएं कि उसकी बहुत करीब पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं तो थोड़े थोड़े परिंदों और चरिंदों को दाना डाला करो, आप अमीर हो जाएंगे। अनार की बदहजमी हरड़िया नमक से खत्म हो जाती है। जब भी कमरे के अंदर मकड़ी का जाला नजर आए तो उसे फौरन उतार दें, क्योंकि इससे रिस्क में तंगी आती है।
हाथों की खूबसूरती के लिए वर्जिश करें। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें। ऐसा 15-20 मरतबा करें। उंगलियों को फैलाएं और फिर आपस में मिलाएं। ये अमल भी 15-20 बार करें। इससे हाथों की उंगलियां ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होंगी। मुट्ठी बंद करके हाथ की कलाई को घड़ी की सिमत में 10 मरतबा घुमाएं, फिर घड़ी की उल्टी सिमत में घुमाएं। इससे कलाई में लिचकपन आएगा। तैरना, रस्सी कूदना वगैरह वर्जिश से बाजुओं की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी की जानिब। मैं एक अयाश और आवारा किस्म का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना नई और खूबसूरत लड़कियों को मेरे बंगले पर ले आते और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज और मस्ती करते थे। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। जैसे ही उसके करीब गया तो वो लड़की रोने लगी और मेरी मिन्नतें करने लगी। मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं माँ को लेकर उस अस्पताल गया। वहां मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपना नकाब उतारा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त खरीद कर लाए थे। उस लड़की ने मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया था। तभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरा नाम वहीद है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 14 साल का था तब मेरे माँ बाप में अलहदगी हो गई। अब्बा मुल्क से बाहर चले गए। अब्बा के जाने के बाद मैं अपने चचा के पास रहता था। चचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता। उन्होंने यूं मुझे लावारसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते, किसी चीज की कमी ना थी मुझे। लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। अब्बा के साथ अलहदगी के बाद खुला लेकर दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे चचा के हवाले कर गई। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की भी या नहीं, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से भी अपने अब्बा से नफरत हो गई। मैं पिछले 12 सालों में यूं ही अकेला रह रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आते मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आती थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान बिजनेस भी करवा दिया मगर मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता और अपने आवारा दोस्तों के साथ मैं घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं अपने अब्बा की कॉल भी ना उठाता। न जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन वो मुझसे हमेशा आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत भी ना की। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा। कुछ अर्सा पहले ही मैं अपने चचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहां दिल होता मैं चला जाता। जब चचा के घर था तो अपनी मर्जी से मैं कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 12 बजे आंख खुली। मुझे कुछ भी याद ना था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बा का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं मगर तुम होके उनकी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपने यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा, तो उन्हें बोल दे, मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठाएंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे।
जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बदल गए। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना कि उनका बेटा उनके लिए मर गया। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अपने अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना, तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर भी ना हुआ। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर असबात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे। इसी वजह से भी मैं बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। पहले पहले मैं उनको इग्नोर कर देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजीद उन्होंने बिगाड़ दिया। अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं उनके साथ रहकर बहुत खराब हो गया था। अब मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानगी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा के दोस्त की जिद की वजह से वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया, मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी, उसे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना कर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख नहीं भा रही थी, मुझे तो उस पर गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूं कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं, बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहां पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली, मेरे सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल फोन उठाकर टाइम देखा तो मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। खैर मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा कि आज नहीं आना क्या? वो कहने लगे, अगर कहते हो तो कोई और लड़की पकड़ कर ले आती हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती चली जा रही थी। अब अब्बा ने मुझे भी कॉल करनी छोड़ दी और चचा भी हाल चाल नहीं पूछते। अब तो मुझे बिल्कुल ही खुली आज़ादी मिल चुकी थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती, हर रोज लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता लड़कियां कहाँ से आती हैं। पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे देता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा कि आपको नजर नहीं आ रहा, घर को घर ही बना हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा कि आपने मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत ही ज्यादा बुरी है। ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया, फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते।
کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، ان کے پاس تو میرے لیے وقت تھا ہی نہیں، وہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سگریٹ کا کش لگایا اور میں پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے گہری سانس لی۔ اتنے میں میرے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف میرے دوست کی جگہ کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں کہا، پھر مجھے کیوں کال کی؟ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بیچ کر کاٹ دی۔ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو بات کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی ہی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ اب موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا، ایک لڑکی نے کسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بےزتی کی۔ اگر تم اس سے دوستی رکھنا چاہتی ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، بھائی تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا؟ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یار وہ میری ایک بہت ہی پرانی دوست تھی، وہ ایسے ہی ذرا دماغ پھری لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل پر مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، بھائی پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہ لگ رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میری خاطر اس لڑکی کو بھلا تو وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں مگر یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوستی کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی اور میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت چھائی تھی، ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا، کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا تو وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ ڈرامہ مجھے مت دکھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی، پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ آپ نے جتنے پیسوں میں مجھے خریدا ہے میں وہ سارے پیسے واپس کروں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دے۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، دیکھو میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں نے بولا ہے نا، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم رونا بند کرو، چلی جاؤ۔ میں نے پیار سے کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج میں اتنا پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔
मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता, मुझे कभी यूं नींद नहीं आई। मैं बेड पर लेटा था, मेरी आंखों के सामने न जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था वो सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा, और वो लड़की कह रही थी उसने खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझसे इसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था मैं उसे क्या जवाब दूं। मैंने गहरी सांस ली, मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। मुझे अब बेचैनी सी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था वो लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वो मेरे सामने बैठी रोती रही, और वो रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सोचते सोचते सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज गूंजी। मैं आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो अचानक से सो गया था। न जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिलाया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वो किधर गए। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी, और तुझ जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊंगा। दोस्त की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा आया। कैसे वो मुझसे माफिया मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती भी ना थी। उस वक्त माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं लड़की लाने की। इसी तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मारकर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया, लड़की से डर रही हो? उसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, मैं भला लड़की से क्यों डरूं? मेरे भाई, मैंने वैसे ही बात की है। वो कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, सुधर भी सकता हूं, तुम फिक्र मत करो। मैं ये कहकर फ्रेश होने चला गया, और दोस्त मुझे कहने लगा, मुझे लगता है सच में तुम्हारे अब्बा की बातों का तुम पर असर हुआ है। ये सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कहकर निकल गया रास्ते में कुछ लेने के लिए। मैं एक शॉप में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं खुश्क होंठ भरते हुए उन्हें देखने लगा। वो शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी, मगर मैं उन्हें पहचान गया था, और मैंने बेसाख्ता बोल दिया, मम्मा। जब मैंने उन्हें मम्मा कहा तो वो हैरानगी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैं उनके सीने से लग गया। मैंने तो हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूंगा, मगर उन्हें सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया। मैं शॉप पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लगा। कितने अरसे की उदासी मेरे अंदर भरी थी। मुझे सुकून मिलने लगा था। थोड़ी देर के बाद मैं उन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों मुझे छोड़कर गई थी? वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, छोड़ने के बाद ये भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ जिद लगाई थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ, मुझे उनके साथ नहीं रहना। इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। बेटा, मुझ में हिम्मत ना हुई कि कभी मैं तुम्हारा सामना करूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई? वो कहने लगी, बेटा अभी मुझे जाना है। मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आऊंगी। ये कहकर जाने लगी। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, मत जाएं मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद दोबारा जीना छोड़ दूंगा। आपकी वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरा दिल बहुत घबराता है, जैसे अब फिर वो पहले की तरह चली जाएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वो कहने लगी, बहुत जल्द वो वापस आएगी। मैंने उन्हें जाने की इजाजत दी और वो चली गई, मगर न जाने क्यों आंखों में आंसू थे। जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जो उस रात आई थी और भाग गई थी। वो कहने लगा, मैं उसे कहां से ढूंढूं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे बस वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। कभी किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। खैर, मैं कोशिश करता हूँ वो लड़की फिर से मिल जाए। दिन यूं ही गुजरने लगे। न जाने मुझे लड़की मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लगता। तकरीबन 1 माह बाद मेरी माँ मेरे पास आई। मैं हैरानगी से उन्हें देखने लगा। वो कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने बेटे के पास आई हूँ। मैंने उनकी गोद में सर रखा और कहा, वादा करे आप मुझे छोड़कर कभी ना जाएंगी। वो कहने लगी, जानते हो
دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی اور نہ ہی میری اپنے شوہر سے بن پائی، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی، مگر اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا، آخر کدھر چلی گئی۔ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار تھا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی، میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپریشن تھیٹر سے ایک ڈاکٹر باہر نکلی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑی اور پوچھنے لگا، تم وہی لڑکی ہو نا؟ تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگی، آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں۔ وہ لڑکی ڈاکٹر بن گئی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا تھا اور وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ سے شادی کرنا